Okay, welcome all of you. Am I audible? चलो, क्या सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपर्ली? Audible to all? Okay, बहुत बढ़िया. Thank you. Yes. अभी सभी बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो एक आध मिनट अपन रुकते हैं सबके लिए. मीनवाइल आपको अगर प्रीवियस, अच्छा पहली चीज, आज थोड़ा सा मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा डल फील कर रहा हूँ, है ना. तो थोड़ा धीरे धीरे क्लास में बोलूंगा, और अगर मैं थोड़ा डल रहूँ तो प्लीज बियर विथ मी, ठीक है. तबीयत फील होने का खराब का रीजन और कुछ नहीं है ना. वो ऐसे ही वैक्सीनेशन हुआ था, तो उसकी वजह से 1-2 दिन लगता है, वो चीज है. चलो, तो किसी को भी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना है, प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, जो भी अपने ओम्स लॉ वगैरह में पढ़ा था. अच्छा, उससे पहले तो आपका संडे टेस्ट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई डाउट हो तो बता सकते हो. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारा काम कर लिया आपने? बिगिनर बॉक्सेस, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कंप्लीट? रेस, असाइनमेंट्स, चलो सब बच्चे बोल रहे हैं यस, बहुत बढ़िया. ओके, जिन्होंने भी नहीं करा है वो जल्दी से कंप्लीट कर लो और अपने डाउट पूछ लेना मेरे से, है ना. तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अपन सैटरडे को मॉर्निंग में एक क्लास रख सकते हैं अगर आपको डाउट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है. तो जैसा भी हो आप मुझे एंड ऑफ द डे बता दीजिएगा, ठीक है. चलो, आगे फिर अपन, अच्छा कल अपनी रिवीजन क्लास भी है, तो रिवीजन क्लास में भी आप अगर कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ सकते हो, ठीक है. चलो, तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था. हम पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर की सिचुएशन क्या होती है. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन में आ जाते हैं. उनका वैसे भी मोशन हो रहा है, पर उनका मोशन रैंडम हो रहा था. इसकी वजह से किसी भी क्रॉस सेक्शन से नेट इलेक्ट्रॉन का क्रॉस फ्लो जो था वो जीरो हो रहा था. पर अपन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे विद इन कंडक्टर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सभी इलेक्ट्रॉन पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है. इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट सब पे फोर्स लगता है. अच्छा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा. तो इस फोर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक कांस्टेंट स्पीड से एक ड्रिफ्टिंग होने लगती है. वो पूरा इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है सब रैंडम मोशन कर रहे हैं, पर वो पूरा का पूरा क्लाउड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगता है. यू कैन इमेजिन कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आइडियल गैस भरी हुई है, जिसमें रैंडम मोशन चल रहा है, और उस कंटेनर को अगर मैं स्लोली आगे बढ़ाऊंगा, वो कंटेनर में सारी गैसेस बहुत हाई स्पीड से रैंडम मोशन कर रही है, पर उस कंटेनर को स्लोली स्लोली मैं आगे आगे बढ़ा रहा हूँ. तो मुझे कैसी सिचुएशन दिखेगी? बिल्कुल वैसी ही अंदर जो गैस पार्टिकल की सिचुएशन दिखेगी, कुछ वैसी हमारे पास कंडक्टर के अंदर सिचुएशन होती है. तो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन चल रहा है, बट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो धीरे 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 आगे बढ़ रहा है ना. और ये धीरे धीरे आगे बढ़ने की जो स्पीड थी उसको अपने नाम दिया था ड्रिफ्ट स्पीड. इसका एक्सप्रेशन वगैरह भी निकाला था हमने मोबिलिटी वगैरह कई सारे टर्म डिफाइन करे थे, मोबिलिटी डिफाइन करी थी, है ना. तो मैं स्लाइड में लिखते चलता हूं अपने क्या क्या डिराइव करा था. हमने निकाला था ड्रिफ्ट स्पीड कितना होता है. वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा था माइनस ई वेक्टर टाउ बाय एम, ई टाउ बाय एम इनटू ई वेक्टर. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. इसका मैग्नीट्यूड ड्रिफ्ट स्पीड हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं ई टाउ बाय एम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा जो है टर्म दिख रहा है इसको बोल दिया था मोबिलिटी, म्यू इनटू ई. फिर हमने एक और रिलेशन पढ़ा था कि कंडक्टर में करंट कितना फ्लो करता है अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ दिए उनको, तो AI इक्वल टू NeVd, ये टर्म हमने पढ़ा था, है ना. हमने करंट डेंसिटी भी पढ़ी थी, वो होता है करंट बाय एरिया. तो यहाँ पे करंट डेंसिटी जाएगा NeVd. Vd को अगर आप म्यू इनटू ई लिख दो तो Ne म्यू इनटू ई, और इस Ne म्यू को हमने सिग्मा डिफाइन कर दिया था. हमने इसको करंट कंडक्टिविटी टर्म कहा था. तो J इक्वल टू हो जाता है हमारे पास सिग्मा ई. तो J इक्वल टू सिग्मा ई को अपन माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ भी बोलते हैं, बिकॉज इसको हर पॉइंट पे अपन अप्लाई कर सकते हैं. तो ये कुछ अपन ने चीजें पढ़ी थी लास्ट क्लास में. कहीं भी किसी को कुछ समस्या, किसी भी चीज में कोई डाउट? नो. ओके, देखो आपको फिर से समझा रहा हूँ. ऑनलाइन क्लासेस में हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि बच्चे सामने नहीं है, हमें पता नहीं चलता है किसको क्या समझ में आया, किसको क्या नहीं आया. तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहे प्लीज शेयर करिए, जो भी आपकी दिक्कत है प्लीज बताइए, ठीक है. अदरवाइज क्या होता है, फिर पूरा टॉपिक हो जाता है, फिर एंड में बच्चा बोलता है कि अरे हमको तो समझ ही नहीं आया कुछ भी टॉपिक में. तो ऐसा आपको नहीं करना है ना. ऑफलाइन क्लासेस में तो उसको फिर भी हम हैंडल कर सकते थे, ऑनलाइन में ऐसी चीजों को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है. तो किसी भी बच्चे को जब भी कोई प्रॉब्लम आए प्लीज शेयर. आगे तो सर करंट डेंसिटी फिर से बता दीजिए. ओके, करंट डेंसिटी
करंट का एक हमने एप्लीकेशन, करंट को यूज करके हमने एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करी थी। करंट डेंसिटी एक तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कितना करंट है वो डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। कोई हमारे पास कंडक्टर है, मान लो हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो जो भी यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है वो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया जाए, और हम डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी I बाय दिस परपेंडिकुलर एरिया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी। और जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर एनकेप हो तो यहाँ एनकेप लगा के हम इसको वेक्टर बना लेते हैं। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी बहुत ही सिंपल सी चीज है, करंट बाय एरिया, करंट बाय एरिया। अब इसे डिफाइन करते समय हमने ध्यान रखा है कि करंट के परपेंडिकुलर एरिया लिया है हमने, तो कोई भी रैंडम एरिया से इसे डिफाइन नहीं करा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसका एक एप्लीकेशन होता था कि करंट निकालने में इसे यूज कर सकते थे, क्योंकि जे का जो मैग्नीट्यूड था वो था I अपॉन ए परपेंडिकुलर, यहाँ से अपन करंट को लिख सकते थे जे वेक्टर I परपेंडिकुलर, करंट एरिया परपेंडिकुलर। अब जो एरिया ये जो अपन ने लिया है इसको वेक्टर बना सकते हैं हम इसे वेक्टर जैसा ट्रीट करें तो जो भी इसका मैग्नीट्यूड है इनटू एन कैप, यही लिखते हैं हम। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उसकी सरफेस से परपेंडिकुलर ली जाती है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था, हमने फ्लक्स में भी देखा था ये चीज कि जिस भी सरफेस का एरिया वेक्टर लिखना हो उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के साथ एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी वेक्टर बनाया जा सकता है। एरिया ए परपेंडिकुलर अगर वेक्टर बना दूं मैं, ये अगर वेक्टर बना दूं तो इन दोनों का देखो डॉट प्रोडक्ट जैसा लग रहा है, डॉट प्रोडक्ट है। तो यहां से हम डिफाइन कर देते हैं कि करंट एक्चुअली जे डॉट ए वेक्टर होता है, जे डॉट ए वेक्टर होता है। अब करंट डेंसिटी वेरिएबल होगी अगर मान लो मटेरियल के अंदर एक जैसा करंट नहीं जा रहा है, अलग अलग लोकेशन पे जो करंट जा रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो करंट डेंसिटी वेरिएबल हो सकती है। इन दैट केस हम छोटे से एरिया पे जो करंट है उसको निकाल के फिर इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। एक्चुअली करंट डेंसिटी इज डिफाइंड ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, ये ए परपेंडिकुलर वो छोटा लेते हैं, हर एक पॉइंट पे डिफाइन होती है करंट डेंसिटी। मैंने अभी लिखने के लिए तो लिख दिया था कि करंट बाय एरिया है, पर ये मैंने किसी बड़े एरिया पे लिख दिया है, बट एक्चुअली हम करंट डेंसिटी को एक छोटे छोटे पॉइंट पे डिफाइन करते हैं। चलो, ये चीजें क्लियर हो रही है हमको। करंट डेंसिटी आप चाह रहे थे रिवाइज करा दूं, ओके बहुत बढ़िया। ओके, अब ये करंट डेंसिटी के एप्लीकेशंस वगैरह हमने देखे नहीं थे लास्ट क्लास में, तो आपने अच्छी चीज पूछ ली, मुझे इसके एप्लीकेशन भी करवाने थे, तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस वगैरह देखते हैं हम, है ना। तो एक क्वेश्चन लिखिए, करंट डेंसिटी इन अ स्पेस is given by J vector equal to 2I plus 3J ampere per meter square. Find current crossing through area 4I minus 3J meter square. आपको करंट डेंसिटी दे दी है, स्पेस में कांस्टेंट दिया है, ये वेरिएबल नहीं है देखिए, और एक एरिया दे दिया है, उस एरिया से करंट पूछ लिया मैंने, उस एरिया से कितना करंट क्रॉस कर रहा है। तो करंट डेंसिटी दी है, एरिया दी है, करो करंट निकालो इस एरिया से कितना क्रॉस कर रहा होगा। तो निमित का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। कशिश का भी आ गया। हमेशा आंसर हम जब भी दे तो यूनिट भी साथ में लगाए, मतलब अभी चल जाएगा नहीं लगाना आपका यूनिट, पर स्टैंडर्ड है कि भाई जब भी आंसर लिखो, जिससे स्कूल में भी लिखो आंसर, तो यूनिट के साथ लिखना चाहिए, इसका नंबर कटते नहीं तो स्कूल्स में, ठीक है, बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं अगर यूनिट के साथ नहीं लिखो चीजें। अदिति वेरी गुड। तो बस अभी लिखा था, देखो तुम्हारे पास करंट डेंसिटी डॉट एरिया आपको करंट दे देता है, तो जल्दी से करो, बहुत आसान चीज होगा ये तो। दक्ष का अदिति का दोनों का आंसर आ गया, गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी करो यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे। आज बेटा हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है हमें, डॉट प्रोडक्ट है बेटा, डॉट डॉट प्रोडक्ट स्केलर रिजल्ट आएगा। आयुष चेक करते हैं अपन। ओके, तो करना क्या था बेसिकली, हमें जिस भी एरिया से करंट निकालना है
जे वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर कर दो। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, दोनों के आई वाई वाले जो कंपोनेंट होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, बीच में प्लस साइन लगाओ, जे के साथ जो यहाँ लिखा है और यहाँ जो जे के साथ लिखा है उनको मल्टीप्लाई कर दो। जो कोएफिशिएंट लेना चाहिए वो साइन के साथ लेना चाहिए, तो यहाँ -3 था तो इसको -3 ही लेंगे। ठीक है, बस इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इनको यहाँ मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो ये हो गया 8 -9 मतलब -1 एम्पियर। करंट में माइनस साइन का कोई सेंस नहीं होगा, बस ये माइनस साइन का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई करंट जो आपने एरिया लिया उससे अपोजिट जा रहा है। आपने एरिया की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ली है वो करंट उसके उल्टा जा रहा है, ये बस माइनस साइन का मतलब है यहाँ। ठीक है, चलो इजी। तो जिनने भी आंसर वेक्टर में दे दिए थे उनको समझ में आ गया गलती थी? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अब ये करंट डेंसिटी वेरिएबल भी हो सकती है। मटेरियल में जरूरी नहीं कि पूरे क्रॉस सेक्शन में बिल्कुल एक जैसा, हर जगह से बिल्कुल एक जैसा करंट जा रहा हो, है ना। तो आप इस पे बेस एक अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। लिखो, लिखो आप, फ्रॉम अ सिलिंड्रिकल वायर, फ्रॉम अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस r, current is flowing such that, current is flowing such that current density at r distance from axis, current density at r distance from axis is J equal to J naught r. Current density at r distance from axis is J equal to J naught r. From a cylindrical wire of radius r, current is flowing such that current density at r distance from axis is J equal to J naught r. करंट डेंसिटी वेरिएबल दे दी है, ये डेंसिटी आपको बता रही है कि आर के साथ धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, मतलब सरफेस पे ज्यादा करंट जा रहा है और एकदम सेंटर पे 0 करंट था, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है। ठीक है, फाइंड द टोटल करंट क्रॉसिंग द वायर, फाइंड द टोटल करंट क्रॉसिंग द वायर, टोटल करंट क्रॉसिंग द वायर। चलिए, इस वायर से कितना करंट क्रॉस करके जा रहा है, फाइंड द टोटल करंट क्रॉसिंग द वायर। जवाब भी आ रहे हैं मेरे पास, ऋषि का जवाब आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करिए। और भी लोगों के जवाब आ गए, गुड। अमित, अच्छा, निर्मित का आ गया है, आयुष का आया है, बहुत बढ़िया। चलो, तो दिख रहा है करंट कैसे बदल रहा है, यहाँ पर करंट स्मॉल आर के साथ चेंज हो रहा है। तो एक काम करते हैं, स्मॉल आर पर जाके एक रिंग जैसा हम एलिमेंट ले लेते हैं। देखो, छोटा सा एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट करके, करंट डेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट करके हम उसे इंटीग्रेट करके टोटल करंट निकाल सकते थे। तो बस ये जो रिलेशन पड़ा था यही यूज करते हैं। ये क्रॉस सेक्शन देखा वायर का, सेंटर से चलते हैं किसी डिस्टेंस आर पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमें करंट डेंसिटी पता है, वो आर का फंक्शन है। तो आर में अगर बहुत छोटा सा चेंज करूंगा तो करंट डेंसिटी में कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, उसे कांस्टेंट जैसा ले सकता हूँ। तो ऐसी रिंग जैसी हम छोटा सा एरिया जिसकी रिंग की थोड़ी सी विड्थ है, ऐसा एरिया ले लेते हैं। रिंग की यहाँ पे छोटी सी विड्थ डी आर। अब इसका एरिया हमने कई बार लिखा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, तो इसका एरिया हो जाएगा, इसका अगर ओपन करेंगे तो 2 पाई आर लेंथ हो जाएगी, विच डी आर है, तो एरिया छोटा सा होगा मैग्नीट्यूड में 2 पाई आर डी आर। इस 2 पाई आर डी आर में जे का डॉट प्रोडक्ट कर दो। अब दोनों के डायरेक्शन सेम ही आएंगे, देखो हमने जो एरिया लिया है उसका वेक्टर भी तो इधर ही बनेगा, है ना। तो दोनों के डायरेक्शन सेम ही है, तो डायरेक्टली मैं जे डॉट डी ए, तो जे इंटू ए लिख देता हूँ। ठीक है, तो जे था हमारा जे नॉट आर और एरिया था 2 पाई आर डी आर। ठीक है, बस अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल करंट आ जाएगा। तो टोटल करंट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर डी आर, 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर डी आर, बस इसको इंटीग्रेट करना है। रेडियस 0 टू आर लिमिट आ जाएगी, बस अब तो आसान है, 2 पाई जे नॉट आर क्यूब बाई 3।
This should be the answer. Clear? Is this clear? Yes. चलो बच्चों का कुछ का r की पावर 4 आ रहा था तो r की पावर 4 गलत है ना? देखो r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है r³ 3, ठीक है? तो वो चीज ध्यान रखना है आपको। अब ऐसी छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, ये बचाओ, मतलब सीखो कि ये गलती हमको एग्जाम में नहीं करना है। इन्हीं से नंबर कटते हैं आपके। एग्जाम में भी ऐसी मिस्टेक्स होती है जिससे आपको आता सब है, पर आप छोटी छोटी गलती कर देते हो तो नंबर कट जाते है ना? तो इनको बचाओ। चलो, तो ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो जे है अभी मैंने J0R किया है, कोई और फंक्शन भी दे सकता हूँ आपको। तो आपके बिगिनर बॉक्स में देखते हैं ऐसे क्वेश्चन है, और इसमें जे का कुछ अलग फंक्शन दे दिया है, तो सभी कर सकते हो। बस वो जो भी फंक्शन है वहां रखना है और हो जाएगा। तो बस इंटीग्रेशन बनेगा अलग अलग। इज दैट ओके? कर सकते वो? चलो, है ना, मेरे पास बच्चे जवाब दे रहे हैं यस, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो करंट डेंसिटी उसका एक आध एप्लीकेशन देखा, फिर उसके बाद अपन अब आते हैं ओम्स लॉ पे। तो नेक्स्ट लिखिए ओम्स लॉ, हटा रहा हूं सब में। नेक्स्ट लिखिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, अब सबने ओम्स लॉ पढ़ा है, अब सबको आता है ओम्स लॉ। और मैं अगर किसी से भी पूछूंगा ना तो सब बच्चे मुझे V = IR ही बोलते हैं, ठीक है? और जो कुछ हद तक सही है लेकिन कुछ हद तक गलत है। एग्जाम में अगर आप सिर्फ V = IR लिख के आ जाओगे ना तो आपका मार्क्स कट जाएंगे। रीजन इज, ओम्स लॉ सिर्फ V = IR लिखा हुआ नहीं था, बहुत सारा पूरा सेंटेंस था उसमें, कुछ कंडीशंस भी होती है उसकी, तो सब कंडीशन के साथ आपको बोलना चाहिए, ठीक है? तो अभी जैसे मैंने देखो पूछा नहीं, फिर भी मेरे पास जवाब V = IR आ गया। तो V = IR सिर्फ ओम्स लॉ का एक पार्ट है, मतलब एक तरह से आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज ओम्स लॉ, तो यू शुड राइट कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है? और कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है, लिखिए लिखिए। when physical conditions when physical conditions of a conductor when physical conditions of a conductor remains constant when physical conditions of a conductor remains constant, like its temperature, its length, stress in it, etc. Like its temperature, length, stress in it, कंडक्टर के अंदर स्ट्रेस जो है वो भी, etc. are constant. Then the potential difference develop then the potential difference develop across the ends of conductor. The potential difference develop across the ends of conductor is proportional to current flowing through it. Is proportional to current flowing through it. The potential difference developed across the ends of conductor is proportional to current flowing through it. तो इस तरह से क्यों लिखा गया कि V = IR होता है ना? जबकि हम अभी बाद में देखेंगे कि बैटरीज लगाने से, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से करंट आता है, और यहाँ ऐसा लिखा है जिससे करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो रीजन ये है कि शुरुआत में जब चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही थी साइंस में, तो हमें पता नहीं था, हमें कुछ चीजें मिली थी केमिस्ट्री के यूज करके, सेल्स मिले थे, वोल्टिक सेल्स वगैरह मिले थे, और उन वोल्टिक सेल्स को जब अपन किसी वायर से जोड़ते थे तो उस वायर में करंट आता था। तो हमें ऐसा लगा कि अरे वोल्टिक सेल्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को नाम दे दिया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो चार्ज के लिए यूज करते थे, मोटिव मोशन के लिए यूज करते थे। तो उनमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज का मोशन करवा देते थे, ऐसा हमको पहले लगता था, साइंटिस्ट लोगों को ऐसा लगता था, और फिर उस चार्ज के मोशन को करंट नाम दिया था, और उस करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आया है, ये ऐसा पहले लगता था साइंटिस्ट लोगों को, इसलिए इस तरह से लिखा गया इक्वेशन। काफी हद तक सही भी है, बिकॉज अगर मैं किसी छोटे से कंडक्टर की बात करूं तो उस कंडक्टर में जो करंट पुश किया जा रहा है उसकी वजह से उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो कोई ऐसा गलत भी नहीं था कहना, बिल्कुल सही है। इसलिए हम V = IR लिखते हैं। चलो, तो ये चीज समझ में आई कि वाई V = IR लिखा जाता है, वाई नॉट I = V लिखा जाता है, V = IQ लिखा जाता है। ये क्लियर हो रहा है? ओके, बहुत बढ़िया, है ना?
अब बी प्रोपोर्शनल तो आई, और आप जानते ही कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। आर इज रेजिस्टेंस, ठीक है। इस रेजिस्टेंस पे आएंगे अपन, लेकिन जो पूरा ओम्स लॉ है ना, ये आपको ऑलरेडी आता है, ये आपने डिराइव कर लिया है, आपको अननोइंगली आपको मैंने डिराइव करवा दिया है। ये देखो जे इक्वल टू सिग्मा ही लिखा था ना, ये ओम्स लॉ है। जे इक्वल टू सिग्मा ही वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको थोड़ा सा स्केलर में कन्वर्ट कर दोगे तो स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ मतलब इक्वल टू आईआर बन जाएगा, ठीक है। बनाते, चलो बनाते, ठीक है, डिराइव करते ओम्स लॉ को। मान लो मैंने कंडक्टर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी लेंथ एल थी, और यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा था हमें इसका, वो ए था, ठीक है। यहाँ पे कुछ करंट है, तो आप तो जानते ही हो कि जो भी करंट इसमें से फ्लो कर रहा है वो देखो अपन ने लिखा था आई इक्वल टू एन वी डी, लिख सकते हैं अपन। और जो ड्रिफ्ट स्पीड है ना, ये ड्रिफ्ट स्पीड, इसको देखो अपन ने क्या लिखा था, ई स्मॉल ई टाउ बाय कैपिटल स्मॉल एम इनटू ई। तो ड्रिफ्ट स्पीड का आपके पास एक्सप्रेशन है, ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन था ई टाउ बाय स्मॉल एम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो वहां पे लिखा हुआ है साइड में। तो करंट इस कंडक्टर में जो जाएगा वो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक चीजें समझ में आई? मटेरियल के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो तुम्हें पता है, तो तुम करंट लिख सकते हो कितना है, अगर तुम्हें बाकी ये प्रॉपर्टीज पता हो, ठीक है। तो आपको करंट कितना आएगा कंडक्टर में लिखता आता है। अब बात बची है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दी है एल लेंथ में, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है? यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है वो आप पोटेंशियल का यूज करके निकाल सकते हो, है ना। चलो कोई बताएगा मुझे कैसे लिखे? पार्थ ने बताया है, पार्थ थोड़ी सी गलती करिए। यस ऋत्विक, वेरी गुड। भाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कांस्टेंट मान ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी ई इनटू एल। बट जो कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है उसको मैं ई इनटू एल लिख सकता हूँ। अगर एल लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो ई इनटू एल यही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, isn't it? हमने पढ़ा था ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो ई इनटू डिस्टेंस करके पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वी बाय एल लिख सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वी बाय एल लिख सकता हूँ। ये समझ में आया? कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ लिख सकते हैं अपन, है ना। चलो अब मुझे बस ये उठा के सब्स्टिट्यूट करना है, ये जो करंट का एक्सप्रेशन था ना इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसे सब्स्टिट्यूट कर देते। सो करंट का एक्सप्रेशन आ रहा था हमारे पास, देखो एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इनटू ऊपर एरिया था इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। अब मुझे v इक्वल टू समथिंग चाहिए, तो इसको v इक्वल टू समथिंग बना दो। तो v इक्वल टू हो जाएगा, ये सब उधर लेके जाओ, तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये l न्यूमरेटर में चला गया, एरिया डिनोमिनेटर में आ गया, इनटू i। ये आ तो नहीं गया? देखो ये तो आ गया, v इक्वल टू आईआर। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है बस यही रेजिस्टेंस है। दिस इज हाउ वी हैव डिराइव्ड ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली आया था उसको हमने हमारी थ्योरी से भी डिराइव कर दिया। क्लियर? ये समझ में आ रहा है मैंने कैसे डिराइव करा है? ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल लॉ था, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट से पता चला था हमको, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल लॉ को हमने डिराइव कर दिया हमारी थ्योरी से। चलो बस, तो इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज m अपॉन एन स्क्वायर टाउ इनटू लेंथ बाय ए। तो ये जो एन स्क्वायर टाउ बाय एम है, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम है, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना। हमने सिग्मा डिफाइन करा था इस एक्सप्रेशन को एन ई म्यू को, और म्यू जो था, म्यू देखो क्या था, ये था ई टाउ बाय एम। देखो यहाँ पे म्यू इक्वल टू ई टाउ बाय एम है, हमने लिखा था, है ना। तो आप ध्यान से देखो, सिग्मा बेसिकली हो रहा है एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, ये 1 अपॉन सिग्मा लिखा हुआ है। दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन सिग्मा। 1 अपॉन सिग्मा
इज m अपॉन ए स्क्वायर टाउ। इसे कुछ नाम दे देते हैं, इसे बोल देते हैं रेजिस्टिविटी। इसे हमने नाम दे दिया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी तो यहाँ रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय। रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय। आ रहा है समझ में ये? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय ए। ना ये जो रेजिस्टिविटी है ना, देखो प्योरली मटेरियल की प्रॉपर्टी है और टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है। ये m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है मटेरियल में। तो ये प्योरली मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो तो यूनिवर्सल हो जाएगा। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये प्योरली मटेरियल की और टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है। तो ये रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल, whereas this resistance this will depend on temperature, material, length, area, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहां से हमको समझ में आ रहा है रो डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, whereas resistance is depending on dimensions also. Resistance depends on length, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ के, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक मोटा कंडक्टर लेगा ना, एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और जितना लंबा कंडक्टर लगाना पड़ेगा आपको उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, टेम्परेचर और मटेरियल, टेम्परेचर पे कैसी डिपेंडेंसी होगी? हमने पढ़ा था ये जो टाउ होता है मटेरियल का रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर बढ़ाओ तो इलेक्ट्रॉन की थर्मल मोशन की स्पीड बढ़ जाती है, जिससे रैंडम मोशन उनका ज्यादा तेजी से होता है, जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं, वो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर का टर्म डिक्रीज होने से बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। और सेम रिलेशन आप रेजिस्टिविटी के लिए भी लिख सकते हो, उसमें भी यही एक्सप्रेशन है। देखो ये तो रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन है, तो वो भी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। तो किस किस पे कौन डिपेंडेंट है ये अपन ने देख लिया। ओके, अच्छा हमने जो ओम्स लॉ डिराइव करा है, ये हमारी जो थ्योरी थी उससे डिराइव करा, और ये जो एक्सपेरिमेंट से आया वो भी कुछ मटेरियल में एक्सपेरिमेंट करके हमने पता करा था। ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिसमें ये एप्लीकेबल नहीं, जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में काफी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। सेमीकंडक्टर में एक डिवाइस होता है डायोड, एक डिवाइस होता है डायोड, इसका ये सिंबल होता है, सर्किट में से ऐसे दिखाते हैं। अभी ज्यादा डिटेल में जाना नहीं इसके बारे में, बस इसको ये समझना है कि इसकी जो करंट और वोल्टेज की जो रिलेशन आता है ना, वो ओम्स लॉ वाले नहीं आता। ओम्स लॉ के हिसाब से V प्रोपोर्शनल टू I है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैं V और I का अगर ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे मिलेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, बिकॉज डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। और यहाँ पे जो स्लोप मिलना चाहिए मुझे, वो बिल्कुल रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, tan थीटा शुड बी रेजिस्टेंस। V और I का ग्राफ मुझे स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, और रेजिस्टेंस के बराबर इसका स्लोप मिलना चाहिए। स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज रेजिस्टेंस। बट यहाँ जो VI ग्राफ होता है ना, इट इज वेरी डिफरेंट, वो कुछ ऐसा अजीब सा ग्राफ आता है, इस तरह का कुछ। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये ऐसा कर्व आता है। तो ऐसे और भी मटेरियल है जिसमें हमारे पास ओम्स लॉ जैसा ग्राफ नहीं दिखता है V और I के बीच में, मतलब वहां ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ऐसे हमारे पास और भी सब्सटेंसेस होते हैं। एक मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ, एक डिवाइस का, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ डिवाइस का, उसमें कुछ ऐसा रिलेशन आता है, इस तरह का कुछ रिलेशन आता है V और I का। ठीक है, यहाँ पे मैंने I वर्सेस V बनाया है, क्योंकि I वर्सेस V ही बनाते हैं हम सेमीकंडक्टर के लिए, और ये V वर्सेस I दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो ऐसे भी ग्राफ मिलते हैं हमको V और I के रिलेशन के। तो ये जिन मटेरियल में होते हैं ना ऐसे ग्राफ, इनको अपन कंबाइंडली बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहे, इसलिए नॉन ओमिक बोल दिया। और जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, जिसमें V इक्वल टू IR होता है, वो बोल देते हैं ओमिक कंडक्टर, उन्हें बोल देते हैं ओमिक कंडक्टर। समझ में आ रही थी ये? व्हाट इज नॉन ओमिक कंडक्टर, व्हाट इज ओमिक कंडक्टर?
चलिए नोट कर लीजिए, ये नोट करिए। ये के बारे में मुझे एक चीज और बतानी है, पहले ये नोट कर लो, फिर एक पॉइंट यहाँ पे मुझे और डिस्कस करना है। सर नीचे सेकंड ग्राफ किसका है? सेकंड ग्राफ देखो, मैं डिवाइस का नाम नहीं बताना चाह रहा, आप बस ध्यान रखो कि ऐसे ग्राफ भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। मैं डिवाइस में नहीं एंटर करना चाह रहा ज्यादा, अदरवाइज फिर ज्यादा चीज हो जाएगी। तो ऐसे ग्राफ भी होते हैं, ठीक है, बस आपको पता कर याद रखना है कि ऐसे ग्राफ भी होते हैं। किसका है अभी नहीं जा रहे अपन डिटेल में, ठीक, ओके। और हमें इस चैप्टर में जो भी चीजें पूछी जाती है सब ओमिक कंडक्टर के बारे में पूछी जाती है, तो आपको ये सब टेंशन लेना नहीं है। आपको अधिकतर जगह V इक्वल टू आई आर ही लगाना है, तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, है ना। ये तो बस बता दिया कि भाई ऐसा भी होता है। नॉन ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या था वो बताया मैंने। तो लास्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा? लास्ट पॉइंट में मैंने बताया है, ये लिखा है डायोड। डायोड डायोड एक डिवाइस होता है जिसका एक सिंबल होता है, उसका करंट और वोल्टेज का रिलेशन ऐसा, करंट और वोल्टेज का रिलेशन। तो दिस इज नॉट अ लीनियर रिलेशन, जैसा कि रेजिस्टेंस में नॉर्मल कंडक्टर्स में होता है। तो इन सबको अपन इस तरह के कंडक्टर्स को जिसमें ऐसा रैंडम टाइप रिलेशन होता है, इन्हें बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ओके, चलो ये सब नोट हो चुका है क्या? ऑल थिंग क्लियर, नोटेड, ओके। मुझे एक छोटा पॉइंट और बताना था यहाँ पर। देखो यहाँ स्लोप को अपन बोल देते हैं रेजिस्टेंस, बी प्रोपोर्शनल है आई के, तो जो स्लोप आता है वो सिंपली सिंपल अपन रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो यहाँ स्लोप इज रेजिस्टेंस, ठीक है। अब स्लोप जब ग्राफ इस तरह का हो तो उनमें भी डिफाइन कर सकते हैं हम, तो स्लोप किसी भी कर्व में डिफाइन कर सकते हैं। स्लोप मतलब dv बाई डी हो जाएगा, जैसे यहाँ देखेंगे तो dv बाई डी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ के स्लोप को क्या बोले? इसको कह दिया जाता है, ये भी रेजिस्टेंस जैसी चीज है ना, इसको बोल देते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। इसको बोल देते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। आर डी मतलब डायनामिक रेजिस्टेंस। ये अपन जनरली नॉन ओमिक कंडक्टर में यूज करेंगे डायनामिक रेजिस्टेंस, क्योंकि ओमिक कंडक्टर में तो कांस्टेंट स्लोप होगा, वहां रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, इसलिए डायनामिक कहा जाता है इसको। और ये हो जाता है स्लोप ऑफ वी ग्राफ। पूरे स्लोप बदल रहा है, यहाँ पर ये स्लोप डिफरेंट है, यहाँ पे स्लोप अलग है, यहाँ देखो स्लोप की वैल्यू बदल रही है, तो स्लोप चेंजिंग है, इसलिए उसको डायनामिक कहा जाता है। इसका मतलब हो जाएगा dv अपॉन डी आई, चेंज इन स्मॉल पोटेंशियल और चेंज इन करंट, चेंज इन स्मॉल पोटेंशियल एंड चेंज इन करंट। ऐसा हमारे पास डायनेमिक रेजिस्टेंस हम डिफाइन कर सकते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर्स की यूज करते हैं इस टर्म को। हमें इस चैप्टर में कोई पूछेगा नहीं, देखो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, बस मैंने एक जनरल, अब मैंने डिस्कस करा था इनको, तो साथ में ये भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, डायनेमिक रेजिस्टेंस देखो इस रीजन में नेगेटिव है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव है, देखो स्लोप दिख रहा है नेगेटिव है, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्लोप नेगेटिव है, यस, है ना। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस नेगेटिव आ सकता है, मतलब कि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट कम हो रहा है, करंट बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज कम हो रहा है, उल्टा है। नॉर्मली करंट बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ता है, यहाँ उल्टा हो रहा है। ऐसा भी होता है, ऐसे डिवाइसेस एग्जिस्ट करते हैं जिनमें नेगेटिव रेजिस्टेंस दिखता है कुछ रीजन में, सब जगह नहीं, कुछ रीजन में, ठीक, ओके। तो हमने पढ़ा ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ को हमने डिराइव कर लिया। ओम्स लॉ जो फॉलो करते हैं उन्हें ओमिक कंडक्टर्स बोल देते हैं। रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन हमारे पास आया, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आया था रो एल बाय ए, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया। यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा मोटा कंडक्टर लेंगे रेजिस्टेंस कम होगा, जितना पतला वायर लेंगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो घरों में जो वायर जितना मोटा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं, अगर कभी पता कराओ घर में वायरिंग कभी देखी हो अच्छे से, तो हैवी अप्लायंसेस को जनरली 4 स्क्वायर mm 2 स्क्वायर mm ऐसे वायर्स से अपन कनेक्ट करते हैं। और जो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कोई ट्यूबलाइट है, तो 1 स्क्वायर mm का वायर यूज करते हैं उसमें, वहां पे क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर mm का यूज करते हैं। यस, एसी में करते हैं अपन, बिल्कुल सही। स्क्वायर mm इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वहां पे वायर कितना मोटा है क्रॉस सेक्शन एरिया से अपन पता करते हैं, तो स्क्वायर mm में हम एरिया लिखते हैं उसका। तो 4 स्क्वायर mm जनरली हेवी अप्लायंसेस जाए, हाँ बिल्कुल सही, एसी,
यस, घर में जो एयर कंडीशन होते हैं ना, एयर कंडीशन गीजर जो बहुत पावर कंज्यूम करते हैं, इनके लिए 4 स्क्वायर mm का वायर लिया जाता है। इनकी केबलिंग शायद देखा होगा आपने, थोड़ी सी हेवी करते हैं, अलग से करते हैं, क्योंकि हमको उनमें पावर ज्यादा फ्लो कराना है, ज्यादा वहां पे करंट फ्लो कराना है। तो ज्यादा करंट से हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं हो वायर का, इसलिए वायर का रेजिस्टेंस कम रखने के लिए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ज्यादा। चलो, तो लेंथ भी कम रखना चाहिए, जितना ज्यादा लेंथ होगी ना उतना फिर ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस आएगा वायर में, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एसी तक ज्यादा पावर नहीं जाएगी। तो लेंथ भी जितना हो सके कम रखना चाहिए। टेम्परेचर, मटेरियल, इन सब पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अब एक एक करके टेम्परेचर को तो थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम, पर अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन चालू करते हैं। तो यहाँ सब कुछ चीजें क्लियर है, तो रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। ओके, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे सब क्वेश्चन पे जाएंगे। सिंपल से क्वेश्चन से चीजें चालू करते हैं। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल स्टैंड फॉर माइनस, सॉरी रेजिस्टिविटी। अच्छा, एक छोटी चीज रह गई, मैंने इन सब की यूनिट डिस्कस नहीं करी यार। यूनिट मुझे बताना चाहिए, तो क्वेश्चन कैसे दूंगा मैं? तो यूनिट 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं हम। रेजिस्टेंस की यूनिट, रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यूनिट ऑफ आर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर करंट से आ रहा है, तो अपन बोलते हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस है मटेरियल का। ओम का सिंबल ये होता है, इसको लिखा जाता है ओम। तो सिंबल बनाया अपन ने ओम का, ठीक है। ये सिंबल बेसिकली क्या है? दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा। आपने ओमेगा पढ़ा है ना, वो ओमेगा स्मॉल लेटर होता है, तो कैपिटल ओमेगा है, ठीक है। इस तरह से अपन रेजिस्टेंस का सिंबल लेते हैं। ओम लॉ के जो साइंटिस्ट थे उनके ऑनर में से ओम, ओम भी बोल दिया अपन ने, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर को, ठीक है। और छोटा रेजिस्टेंस हो तो माइक्रो, मिली, ये भी टर्म्स यूज कर सकते हैं। बड़े रेजिस्टेंस हो तो किलो ओम, मेगा ओम यूज कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर में नॉर्मली बड़े बड़े रेजिस्टेंस होते हैं, तो वहाँ किलो ओम्स, मेगा ओम्स में रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट अपन ने देख ली ओम। रेजिस्टेंस के बाद आते हैं इस रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ थी। एरिया बाय लेंथ, एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, लेंथ से पे डिवाइड करोगे तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी वो हो जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। अरे समझ में, ये था ओम, मीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मीटर, तो ओम मीटर। इज दिस क्लियर? रेजिस्टिविटी लिखी थी हमारे पास आर, एरिया बाय लेंथ। आर को अपन मेजर करते हैं ओम्स में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, नीचे 1 मीटर, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा हमारे पास ओम मीटर। आया ना? किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है? मैं समझ रहा हूँ कि सब चीजें आसान है आपके लिए, लेकिन प्लीज यस नो बोल दोगे तो मुझे लगेगा हाँ सुन रहे हो। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेजिस्टिविटी का उल्टा उसे हमने बोला था कंडक्टिविटी, वहां पहले लिखा हुआ था हमारे पास, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा हमारे पास था कंडक्टिविटी, सिग्मा, वो था 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 अपॉन ओम मीटर। 1 अपॉन ओम, इसके लिए हमने एक टर्म यूज कर लिया है, देखो ये 1 अपॉन ओम अपॉन मीटर ऐसा लिखा हुआ है। 1 अपॉन ओम इसको अपन बोल देते हैं मोह, उल्टा स्पेल कर दिया। 1 अपॉन ओम इसको बोल देते हैं मोह। ओ एच एम था ओम का यूनिट, ओम का स्पेलिंग, तो उसे उल्टा कर दिया, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे थे देखो कभी कभी फिजिक्स में भी, तो मोह कर दिया, तो इसे बोल देते हैं मोह पर मीटर। तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी वो आती है मोह पर मीटर। इंटरेस्टिंग है, कंडक्टिविटी का यूनिट मोह पर मीटर। ये जो मोह होता है इसको साइमेंस भी बोलते हैं, साइमेंस। तो साइमेंस पर मीटर भी कहते हैं, ठीक है। अधिकतर जगह मोह यूज किया जाता है, साइमेंस पर मीटर भी कहते हैं अपन। चलो, इसके बाद हमारे पास एक टर्म और बचता है जो अभी हमने लिखा नहीं है। देखो, रेजिस्टेंस डिफाइन करा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टिविटी का उल्टा हमने कंडक्टिविटी बोला। अब रेजिस्टेंस का उल्टा क्या बोले, उसे भी कुछ डिफाइन कर देते हैं।
So we define that as conductance. कंडक्टेंस नॉर्मली इसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं 1/R। किसी वायर का रेजिस्टेंस कितना है उसके उल्टा को बोल देते हैं कंडक्टेंस। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मोह, 1/ओम मोह। तो सब चीजें किया। मोह का कोई सिंबल नहीं है, मोह को सिर्फ MHO लिखा जाता है। कंडक्टेंस 1/रेजिस्टेंस। सारी यूनिट वगैरह देख लो अच्छे से। अब मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, यूनिट की जरूरत थी इसलिए यूनिट अपन ने देख ली। डायमेंशन भी नहीं बताई, देखो मैंने डायमेंशन निकाल लोगे क्या आप? डायमेंशन निकाल लोगे क्या रेजिस्टेंस के डायमेंशन? हर एक चीज की फिजिक्स में हर एक चीज की डायमेंशन हर बार हमको निकालना चाहिए। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा वोल्ट की डायमेंशन, वोल्ट होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क हो जाता है ml² T-2, चार्ज को लिखते हैं 80 अपॉन नीचे करंट, करंट का एक ए आ जाएगा। तो ये अरेंज कर लेना, ये डायमेंशन आ जाएगी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस के डायमेंशन में मीटर लगा देना, एक लेंथ मल्टीप्लाई करना, रेजिस्टिविटी की डायमेंशन आ जाएगी। रेजिस्टिविटी की डायमेंशन होगी रेजिस्टेंस की डायमेंशन इनटू एक लेंथ। अभी कर लेना आप, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई हैव अ वायर, सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन का सिलेंडर है वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर मैंने आपको बता दी है 2 मीटर है, रेडियस ऑफ वायर मैंने बता दिया आपको 1 mm है। इसका जो रेजिस्टिविटी है 10⁻⁸ मोह पर मीटर। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर along the length, along the length, along the length मतलब करंट यहां से एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है, तो करंट की डायरेक्शन देना जरूरी हो जाता है क्योंकि हम लेंथ किसको ले, करंट की जो डायरेक्शन आती है उस डायरेक्शन में जो लेंथ आ रही वायर की वो लेंथ ली जाती है। रेजिस्टेंस होता है ρL/A, तो L किसे लिया जाए? L और एरिया समझने के लिए करंट की डायरेक्शन पता होना चाहिए। एरिया इज परपेंडिकुलर टू करंट और लेंथ इज अलोंग द करंट। चलो जल्दी से करो। मैंने रेजिस्टिविटी दी है, मैंने रेजिस्टिविटी दी है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट गलत लिख दिया क्या मैंने? एक बार चेक कर लेता हूँ। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होता है ना। हाँ ये गलत लिख दिया, ओम मीटर। थैंक यू, ओम मीटर। चलिए करिए जल्दी से। Find the resistance of the wire. बच्चे आंसर भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। कई बच्चों के आंसर आ गए, मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर इसको डिस्कस करूंगा मैं। This is a cube of side length 1 meter. This is a cube of side length 1 meter. 1 मीटर साइड लेंथ का क्यूब है हमारे पास। इस क्यूब में एक सरफेस से यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है। Resistivity of the cube is rho. Find its resistance. Find resistance. चलो ये वाले क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। रेजिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था बस, तो कुछ नहीं करना था। ρL/A होता है, रो इज 10⁻⁸, लेंथ 2 मीटर दे रखी है, एरिया पाई स्क्वायर ले लेंगे अपन। R 1 mm है तो mm को 10⁻³ लिखना पड़ता है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा यूनिट पे रखेंगे सारी चीजें, तो आ जाएगा 10⁻⁸ इंटू 2 डिवाइड बाय पाई 10⁻⁶, ऊपर जाके 10⁻+6, 10⁻6 10⁻⁸, तो 10⁻2 बचा, तो 2 बाय पाई इंटू 10⁻2 ओम, ठीक है।
ये हमारे पास को किलो ओम में चाहो तो कन्वर्ट कर लो, सॉरी मिली ओम्स में, तो 20/π मिली ओम्स में लिख सकते हैं, और चाहो तो इसे 2π मिली ओम्स भी कर सकते हैं, क्योंकि पाई स्क्वायर लगभग 10 होता है, तो दिस इज नियरली 2π मिली ओम्स। ठीक, अगले क्वेश्चन का आंसर किसका सही दिख रहा है? ऋत्विक का सही दिख रहा है, वेरी गुड। फर्स्ट में किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप देखो, इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर रो ही आ रहा है। आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो लिखेंगे रो L/A। अब करंट की डायरेक्शन में देखो लेंथ भी 1 है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो 1 दिखेगा, बिकॉज दिस इज क्यूब, तो ये एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी आ गया, न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी आ गया। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी की एक डेफिनेशन है, मैंने आपको पहले बताई नहीं थी, मैंने क्वेश्चन के थ्रू बताया आपको। एक्चुअली रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल। किसी मटेरियल का यूनिट लेंथ का क्यूब बनाओ तो उसका जो रेजिस्टेंस आता है वही उसकी रेजिस्टिविटी हो जाती है, बिटवीन पैरेलल फेसेस के बीच में। So actually this is definition of resistivity. So resistivity is resistance of unit cube of material between parallel faces. दो पैरेलल फेसेस के बीच में, इसके दो पैरेलल फेसेस के बीच में हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टिविटी के बराबर आ रहा है। इज इट क्लियर? तो समझ में आ रही रेजिस्टिविटी की? चलो बच्चे मुझे यह बोल रहे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर। अब थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, मेरे पास एक वायर है, सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन था, सिलेंडर था बेसिकली, उसकी लेंथ L थी, अंदर मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो थी, क्रॉस सेक्शन एरिया A था। इसमें करंट जा रहा है, करंट बाहर आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस R दिख रहा है ना। मैंने क्या करा, इस बार को खींच के डबल लेंथ का कर दिया। इफ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल द लेंथ, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। वायर को हमने खींच के लंबा कर दिया, उसकी लेंथ को डबल कर दिया, तब रेजिस्टेंस क्या आएगा? करो, वायर का रेजिस्टेंस पहले R था, तो R के टर्म में आपको आंसर देना है, R के टर्म में आंसर देना है। R रेजिस्टेंस का वायर था, उसको खींच के लॉन्गेट करके लेंथ डबल कर दी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? चलो बच्चों का जवाब आ रहा है मेरे पास। सौरभ का गलत है, दक्ष का सही है, अमित का गलत है, ऋत्विक का सही है, वेरी गुड। पार्थ गलत है बेटा, अनन्या नहीं बेटा, निशित वेरी गुड। कुछ बच्चों के सही जवाब दिख रहे हैं मुझे, कुछ के थोड़े गलत भी है, ऐसे करो। निमित वेरी गुड, अदिति बेटा गलत है। और बच्चों के आंसर, सानिध्य वेरी गुड, अदिति आप सही है, आपका अदिति शर्मा का। आप वायर को जब खींचेंगे तो उसका एरिया का क्या होगा वो भी सोचो, एरिया का क्या होगा वो सोचो। एरिया का सही से सोच लिया तो फिर आंसर सही आ जाएगा। ठीक है भाई, लेंथ बढ़ाएंगे तो मटेरियल का वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए एरिया कम करना पड़ेगा, है ना। अगर आपने इस वायर को खींच के इसको ऐसा लंबा कर दिया, उसका एरिया कम भी तो करना पड़ेगा। अगर लेंथ डबल कर दी, जस्ट लेंथ अगर 12 हो गई तो यहाँ पे एरिया को हाफ भी तो करना पड़ेगा, अदरवाइज वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, है ना। तो बस अब नया रेजिस्टेंस जो होगा वो लिख सकते हो रो नई वाली लेंथ अपॉन नया वाला एरिया। तो देखो ये 4 टाइम रो L/A हो रहा है, तो 4 टाइम पुराना रेजिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली रेजिस्टेंस को हम लिख सकते थे रो L/A, और वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल वो जाएगा लेंथ इंटू एरिया। मटेरियल का जो वॉल्यूम होगा वो जाएगा लेंथ इंटू एरिया, वॉल्यूम।
तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम। अब अगर लेंथ डबल करी वॉल्यूम कांस्टेंट रहने के लिए रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाना। समझ में आ रहा है देखो यहाँ से, है ना भाई, बिकॉज अगर मैं लेंथ को डबल करूंगा तो लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखे तो लेंथ डबल करने पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखने पे एरिया कम होगा, इसलिए रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन अच्छे से? को क्लियर? आसान क्वेश्चन था, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। अब एरिया को अपन एक काम करते हैं, बाहर को दबा के एरिया डबल कर देते हैं। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, इफ वायर इज कंप्रेस्ड टू डबल द एरिया, उसको हमने क्या करा, उसको दबाया, उसको ऐसे पकड़ के दबा दिया तो एरिया डबल हो गया। बताओ अब रेजिस्टेंस क्या आएगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगा बताओ। बिल्कुल सही अमित, ऋत्विक, अनन्या, क्रिस, अब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो यही वाला लॉजिक लगा दूंगा मैं भाई। अब लेंथ को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम अपॉन एरिया, लेंथ को लिख सकता हूँ वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो रेजिस्टेंस हो रहा था मेरे पास रो वॉल्यूम अपॉन एरिया का स्क्वायर, एरिया डबल वॉल्यूम कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस 1/4। दिस इंप्लाइज दैट नया रेजिस्टेंस पुराने का 1/4 होना चाहिए, नया रेजिस्टेंस पुराने का 1/4 होना चाहिए। ठीक है, सबको अच्छे से क्लियर? चलो सभी के आंसर तो सेम ही दिख रहे हैं मुझे, तो सबको क्लियर हो गए डेफिनेटली। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आसान आसान क्वेश्चन ही चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वायर्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 1%, अब वायर्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 1%, what will be percentage change its resistance, what will be percentage change in its resistance। इसे रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, a wires length is increased by 1%, उसे खींच के उसका लेंथ 1% बढ़ा दिया, what will be percentage change in its resistance, उसके रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज क्या होगा। ऋषि का जवाब भी आ गया मेरे पास, गुड। निमित बेटा गलत है, a wire's length is increased by 1%, what will be percentage change its resistance, वायर को खींच के लेंथ 1% बढ़ा दी। तो जैसे ये सिचुएशन थी वैसे कुछ हो रहा है, बट डबल के बदले 1% बढ़ा रहे हो बस। बाकी बच्चों के जवाब, दो ही बच्चों के जवाब आए अभी मेरे पास। दक्ष ठीक है, वेरी गुड। अदिति ठीक है, वेरी गुड। और कोई? अनन्या नहीं है, गलत है आपका। सानिध्य सही है, अमित वेरी गुड। आप देखो मैंने आपके लिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस मैंने लिखा हुआ था, देखो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे तो रेजिस्टेंस एल स्क्वायर पे डिपेंडेंट है ना, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब रेजिस्टिविटी तो बदलती नहीं, वायर को सेम वायर खींचा आपने, वॉल्यूम भी बदलेगा नहीं, बस लेंथ बढ़ी 1% से, तो ये 1% भी छोटा चेंज है, तो स्मॉल चेंज है, तो अपन ने स्मॉल चेंजेस का रिलेशन एरर्स में पढ़ा होगा ना आपने, स्मॉल चेंजेस का रिलेशन एरर्स में पढ़ा है ना। ठीक है, अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ रिलेशन पता है आपको और उनमें स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, तो उनकी एरर्स के रिलेशन से हम उनका रिलेशन लिख सकते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस इज रो एल स्क्वायर बाय ए इज एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम, तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा आर बाय आर शुड बी 2 टाइम डेल्टा एल बाय, अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट। सही बात है ना, एरर के रिलेशन से बोल दिया बस। मेरे पास आयुष ने बहुत बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट करा, वेरी गुड आयुष, सही जवाब है आपका। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा मेरे पास डेल्टा आर बाय आर इज 2 into 1% चेंज का लेंथ का, तो ये 2% आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटेड है लेकिन, हाँ दिस इज अप्रोक्सीमेटेड। निमित हमको क्वेश्चन में कहा है ना वायर को खींच के लेंथ बढ़ाइए, तो वायर को खींच के लेंथ बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा ना।
वायर को खींच के लेंथ बढ़ाइए तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 2%। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने क्वेश्चन में कहा था कि लेंथ को 1% बढ़ाया, चलो अब मैं बोल रहा हूँ कि 50% बढ़ाया, 50% बढ़ाया, तो कितना चेंज होगा रेजिस्टेंस में? करो। अब वायर्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 50% बाय स्ट्रेचिंग इट, उसको स्ट्रेच करके उसके लेंथ को 50% बढ़ा दिया। अब बताओ रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा? Wire's length is increased by 50% by stretching it. What will be its percentage change in resistance? Percentage change in its resistance. ऋत्विक का जवाब बहुत सही, वेरी गुड ऋत्विक। अदिति गलत है। परसेंटेज चेंज पूछा पार्थ, आपका जवाब सही है पर मैंने परसेंटेज चेंज पूछा है। दक्ष गलत है, सही करो। अदिति वेरी गुड। नहीं, बात अब सही है आपका। अनन्या वेरी गुड। आयुष नहीं बेटा। प्रशिश सही है, क्रिस सही है। चलो करते हैं हम। तो देखो अब की बार जो लेंथ है ना वो चेंज स्मॉल ही है, ये रिलेशन होता है फॉर स्मॉल चेंजेस, फॉर स्मॉल चेंजेस। तो इसे तो यूज कर ही नहीं सकते हम, तो हमको बेसिक से करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता था कि लेंथ का जो चेंज कर दिया है वो 50% है, तो नई लेंथ होगी पुरानी प्लस 50% ऑफ ओल्ड। 50% ऑफ ओल्ड मतलब L/2 मतलब 3L/2, लेंथ नहीं आ गई 3L/2। अब नया रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाय वॉल्यूम, तो 9/4 टाइम आ रहा है, देखो रो L/L² बाय वॉल्यूम, ये पुराना रेजिस्टेंस था, तो न्यू रेजिस्टेंस इज 9/4 टाइम ओल्ड रेजिस्टेंस। पर आपसे परसेंटेज चेंज पूछा है, तो परसेंटेज चेंज के लिए कैसे निकालेंगे? किसी भी क्वांटिटी में चेंज कितना है उसकी नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100। वैसे अपन परसेंटेज चेंज निकालते हैं। नई वैल्यू 9/4 टाइम ओल्ड वैल्यू है, माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100। बस कैलकुलेट कर दो तो आ रहा है 125%। 125%, बिल्कुल सही। सही बच्चों का सही जवाब आ गया था, वेरी गुड। देखो अच्छे से, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो तो पूछे मेरे से। मैक्सिमम बच्चों का जवाब आ ही गया था, तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। जिनका भी गलत था उनको भी समझ में आ गया क्या गलती करेगी। आयुष, यस, ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो अभी अपन ने कुछ बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन करे, एक क्वेश्चन और बच रहा है यार, वो करते, उसके बाद फिर अपन और अच्छे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। लिखो, अ क्यूबॉइड, अ क्यूबॉइड, अ क्यूबॉइड have resistivity rho and sides ABC. A cuboid have resistivity rho and side ABC, where A is smaller than B, which is smaller than C. A cuboid has resistivity rho and side ABC, where A is smaller than B, which is smaller than C. ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी साइड जो है वो C है, जो सबसे छोटी है वो A है, और मिड बीच वाली B। तो एक क्यूबॉइड है जिसकी रेजिस्टिविटी पता है। ठीक है, फाइंड फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस क्यूबॉइड, find resistance of this cuboid between parallel faces. Find resistance of this cuboid between parallel faces. Resistance of this cuboid between parallel faces. करो।
Resistance of this cuboid between parallel faces. Resistance of cuboid between parallel faces. साइड लेंस मैंने बता दिया आपको क्यूब की, क्यूबॉइड की एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है। क्यूबॉइड की तीनों साइड एबीसी दे दिया आपको। रेजिस्टिविटी तो पता ही आपका। चलो निमित बोल रहा है डन, बहुत बढ़िया। ऋतिक वेरी गुड। इस क्वेश्चन में पैरेलल फेसेस के बीच में रेजिस्टेंस पूछा तो है, पर कौन से पैरेलल फेसेस तो बताया नहीं मैंने आपको। कौन से पैरेलल फेसेस तो बताया नहीं मैंने आपको। तो क्यूबॉइड में तो पैरेलल फेसेस के 3 पेयर होंगे ना, पैरेलल फेसेस के 3 पेयर होंगे क्यूबॉइड में, है ना। ये 2 पैरेलल फेसेस, इधर आमने सामने के पैरेलल फेसेस, ऊपर नीचे के पैरेलल फेसेस, ठीक है। तो तीनों का निकाल दो, कुछ नहीं कहा तो तीनों का निकाल दो। चलो केस वन की करंट, मैं डायग्राम फिर से नहीं बनाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तो करंट यहां से जा रहा है और यहां से निकल रहा है, ये केस 1 ले लिया अपन, ठीक है। तो केस 1 का रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा रो, लेंथ इस केस में ए दिखे, सी दिखेगी और एरिया ए भी दिखेगा। केस 1 का रेजिस्टेंस आ गया। केस 2, मान लेते हैं कि करंट जा रहा था ऊपर से नीचे की तरफ, ये केस 2 ले लिया अपन। तो रो लेंथ हो जाएगी इस केस में बी अपॉन एरिया हो जाएगा एसी, जो हो जाएगा। लास्ट केस 3, अब इस सरफेस से करंट एंटर कर रहा है और पीछे वाली सरफेस से बाहर निकल रहा है, ऐसा। ये हो गया हमारे पास केस 3। तो केस 3 का रेजिस्टेंस हो जाएगा रो, लेंथ करंट को अब ये वाली लेंथ दिखेगी और एरिया दिखेगा उसका ये बीसी। देखो तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग आ रहे, एक ही मटेरियल का ओरिएंटेशन बदलने से करंट जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग आ रहा। एक ही क्यूबॉइड का एरिया बदलने से अलग अलग ओरिएंटेशन से करंट अलग, रेजिस्टेंस अलग अलग आ गया। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स आल्सो ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, किधर करंट जा रहा है वो भी अपन को पता होना चाहिए, अदरवाइज अपन करंट रेजिस्टेंस निकाल नहीं सकते, ठीक है। चलो अब इनमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा भाई, लेंथ सी सबसे बड़ी थी तो ये सबसे बड़ा टर्म न्यूमरेटर में है, और ये दोनों छोटा है तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा है यहाँ पे। तो दिस इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, वो जो सबसे छोटी लेंथ ऊपर है ये मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन असल में ये पूछना था मुझे कि मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो क्या है, तो जल्दी से बताओ मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है। वेरी गुड, आप निकालेंगे तो देखना सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। चलो तो ये रेशियो निकालना तो आसान सी बात थी, लेकिन मेन चीज आपको समझना थी कि एक ही मटेरियल में मैं करंट अलग अलग डायरेक्शन से फ्लो करा रहा हूं तो मुझे रेजिस्टेंस अलग अलग मिल सकता है, ठीक है। इज दिस अंडरस्टूड? या बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब जैसे हमने यहाँ रेजिस्टेंस निकाला, यहाँ तो क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट था, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया जा सकता है हमको, ऐसा क्वेश्चन करते हैं अब अपन। तो एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आपने शायद हीट कंडक्शन के समय करा होगा, फ्रस्टम, फ्रस्टम शायद आपने करा होगा। तो फ्रस्टम का हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। आई हैव अ फ्रस्टम जिसमें करंट जा रहा है, यहां से एंटर कर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है। करंट इज फ्लोइंग इन दिस फ्रस्टम लाइक दिस, resistivity of this frustum is rho, the radius of cross section at this surface is a, the radius of cross section of this surface is b, and that is increasing linearly with length. Length of frustum is L, resistivity is rho, area are a and b, sorry, radius of cross sections are a and b.
तो फटाफट इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, करो कैलकुलेट। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस फ्रस्टम। रेजिस्टेंस ऑफ दिस फ्रस्टम। क्या हो रहा होगा यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया तो धीरे धीरे चेंज करेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। जैसे करंट एंटर कर रहा है तो करंट को जो लेंथ दिख रही है वो तो एल है, पर धीरे धीरे एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, तो कहीं पे छोटा सा रेजिस्टेंस लेके इंटीग्रेट करके फिर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से किसी डिस्टेंस एक्स तक चलो और वहां पर है ना इसका एक सेगमेंट कट कर लो, फ्रस्टम का एक डिस्क जैसा यहाँ पे कट कर लो, फ्रस्टम से ऐसी डिस्क जैसी कट कर लो। मान लो डिस्क की लेंथ अपनी dx थी, विड्थ इसकी dx। अब इस डिस्क की रेडियस क्या होगी, पहले तो ये निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ पर रेडियस क्या होगी वो निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, रेडियस लीनियरली इंक्रीज कर रही है तो लीनियर एक्सप्रेशन है रेडियस का, तो स्ट्रेट लाइन जैसा हमको ग्राफ मिलना चाहिए था रेडियस का। अगर मैं लेंथ के साथ एक्स के साथ रेडियस का ग्राफ बनाता तो मुझे स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ मिलना चाहिए था, ऐसा ए से बी तक रेडियस बदल रही है, लीनियरली बदल रही है वो, ठीक है। तो अब जनरल पोजीशन पे रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि रेडियस लीनियरली इंक्रीज कर रही है तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हैं ना। भाई रेडियस एक कोने पे ए है दूसरे पे बी है, इट इज लीनियरली इंक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी, द ग्राफ ऑफ रेडियस विल बी लाइक दिस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इसकी इक्वेशन होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन की, y और x का रिलेशन, y पे यहाँ पे रेडियस है, रेडियस और x का रिलेशन शुड बी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं अपन, बताओ, इसकी अपन इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, जो मैंने बना रखा है, इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है यार, बता सकते हो इसकी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बताओ जल्दी से। कोई जवाब नहीं आ रहा मेरे पास, आया, वेरी गुड, दिबित ने बताया, वेरी गुड, y इक्वल टू mx प्लस c, यस, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। m स्लोप होगा यहाँ पर, स्लोप देखो कितना है c, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, तो यहाँ पे स्लोप और c की वैल्यू आसानी से निकल सकती है, c तो दिख रहा है मुझे a, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट a, y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ग्राफ a पर, तो ये इंटरसेप्ट हो गया। और स्लोप कैसे निकालते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, b से a का चेंज दिख रहा है मुझे y में, जब x का चेंज 0 टू l होगा तो स्लोप आ गया b माइनस a बाय l, और ये c हो गया a। ये समझ में आ रही है बात, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन m और c निकाल लिया अपन ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलो अब अपन रेडियस की वैल्यू लिख सकते हैं, इसका मतलब रेडियस हो जाएगा स्लोप, स्लोप हो जाएगा मेरे पास b माइनस a बाय लेंथ इनटू x प्लस इंटरसेप्ट इज a, ये रेडियस आ गया। अब क्या बचा है, इस छोटी सी डिस्क का मुझे छोटा सा रेजिस्टेंस पहले लिखना चाहिए, इसका जो छोटा सा रेजिस्टेंस दिखेगा dr, लिखेंगे रो l बाय इसका एरिया, l वहां पे छोटी सी dx लिया अपन ने और एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। टोटल रेजिस्टेंस के लिए फिर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये सारी डिस्क जो है वो सब सीरीज में जुड़ेगी, ये सारी डिस्क यहाँ से वहां तक सब में सेम करंट है, सब सीरीज में है, बिकॉज ऑल डिस्क आर सीरीज, एस ऑल डिस्क आर इन सीरीज,
तो सीरीज में रेजिस्टेंस सबके सम से निकाल सकता हूँ, छोटे छोटे डिस्क का जो रेजिस्टेंस है उनका सम करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ सारे डिस्क सीरीज में। क्योंकि ये बात समझ में आ रही है? एज ऑल द डिस्क आर इन सीरीज, हम सबके रेजिस्टेंस को सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। ये अब सीरीज का थोड़ा सा याद होना चाहिए आपको यार, सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्टली दिखता है। चलो, तो अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट करेंगे डीआर को। डीआर का एक्सप्रेशन लिख दो, रो अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर का एक्सप्रेशन था देखो, b माइनस ए बाय लेंथ इंटू एक्स प्लस ए इसका स्क्वायर इंटू डी एक्स। और लिमिट लगाना है इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको। एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है फ्रॉम 0 टू एल, 0 टू एल। अब बचा इसका इंटीग्रेशन, तो सारे कांस्टेंट बाहर ले लो। इंटीग्रेशन अब मैं ब्लू पेन से कर रहा हूँ, ब्लैक थोड़ा फेड हो रहा है इसलिए। रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लो। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन, ऊपर है देखो dx, नीचे ये जो एक्सप्रेशन है देखो x की पावर तो 1 है यहाँ पर, तो x की पावर 1 है मतलब ये x का लीनियर एक्सप्रेशन। x की पावर 1 मतलब x का लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन जब होता है ना तो उस पूरे को x मानकर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। x की पावर 2 है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर ले जाएंगे x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। तो जो x था वो वैसे की वैसे लिखो, इसकी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। x की पावर n का फॉर्मूला लग गया हमारे पास। ये इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है क्या? फिर से बताता हूं मैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखो, इसमें x की पावर 1 है, तो दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन x। दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज लीनियर एक्सप्रेशन। जब x के बदले x का लीनियर एक्सप्रेशन हो, उसे भी x जैसा मान सकते हो। तो इसे x जैसा मान लो, x का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में x की पावर माइनस 2, इंटीग्रेशन आएगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। लेकिन आपको जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना पड़ता है, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा x का कोफिशिएंट, जो दिख रहा है b माइनस ए बाय एल। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इंटू 1 अपॉन b माइनस ए बाय एल। जो भी x के इंटू में था, कोफिशिएंट जो x का था उससे डिवाइड करना पड़ेगा। आया समझ में? ये इंटीग्रेशन देखो सब बच्चे अच्छे से, x के बदले x का लीनियर एक्सप्रेशन होता है, तो उस लीनियर एक्सप्रेशन को x जैसा मानकर इंटीग्रेशन कर दिया, और जो x का कोफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड कर दो। ये आया कि नहीं इंटीग्रेशन? चलो, निमित तो बोल रहा है आ गया, बाकी बच्चे बताइए, किसी को कोई डाउट? बच्चे बोल रहे हैं आ गया, बहुत बढ़िया। ओके, तो आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। बस अब इसे अरेंज करना है, तो ये l ऊपर लेके जाता हूं मैं, तो रो l अपॉन पाई b माइनस ए, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, अंदर माइनस 1 अपॉन, ये पूरा एक्सप्रेशन की पावर देखो माइनस 1 है, तो इसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो डिनोमिनेटर में लिखा रहेगा मेरे पास b माइनस ए बाय एल इंटू एक्स प्लस ए, और इसमें लिमिट लगाना है 0 टू एल। पहले x की जगह l रखो, फिर x की जगह 0 रखो, बीच में माइनस लगा दो। इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह l रखा, तो माइनस 1 अपॉन b माइनस ए बाय एल इंटू एल प्लस ए, और फिर x की जगह 0 रखो, बीच में माइनस लगाएंगे, और फिर से पूरा एक्सप्रेशन लिख के x की जगह 0, ये एक्सप्रेशन आया। ठीक, बस अब देखो ये टर्म एल से एल कैंसल, b माइनस ए प्लस ए, नीचे 1 अपॉन b बचा, यहाँ पे बचा प्लस 1 अपॉन ए। तो थोड़ा सा सॉल्व करना है अब तो ये मैथ से। तो r इक्वल टू आ रहा है हमारे पास रो l अपॉन पाई, b माइनस से बाहर लिखा हुआ था, ये सब कांस्टेंट लिखा हुआ था, और अंदर ही देखो क्या बच रहा है, दिस इज माइनस 1 बाय b प्लस 1 अपॉन, माइनस 1 बाय b प्लस 1 अपॉन। यहाँ पे देखो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो ओनली यहाँ a बचेगा। बस अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह लो, तो अंदर a b माइनस और b माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा रो l अपॉन पाई, और केवल एक डिनोमिनेटर में a भी बच जाएगा। तो फाइनली हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। ओके, बताओ, इज दिस क्लियर? अच्छे से देख लो सभी बच्चे, कहीं भी मुझे कुछ भी समस्या हो आपको तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ भी डाउट है तो बता दीजिए। ये पहली बार हो रहा है क्या आपका?
ये आपने हीट कंडक्शन में करा था क्या ऐसा क्वेश्चन? नो। कुछ बच्चे बोल रहे यस करा था, कुछ बच्चे बोल रहे नो। थर्मो में किया होगा ना? हाँ, हीट कंडक्शन में, हीट कंडक्शन में कराते हैं यार इसको। ठीक है, चलो। तो अब किसी को यहां से लेके यहां तक कुछ टफ लगा क्या? ये इंटीग्रेशन करके सॉल्व करने में कुछ भी टफ लगा क्या? नो। बहुत बढ़िया। लगना भी नहीं चाहिए। देखो आप लोग मैथ्स के बच्चे हो, मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हो, है ना? आईआईटी में मैथ्स से एग्जाम दोगे आप, तो मैथ्स के हिसाब से तो वो सड़ा सा इंटीग्रेशन है और सड़ा सा सॉल्व कराएंगे। मैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटीग्रेशन बहुत इजी है, उसके बाद जो सॉल्व करा है बहुत इजी चीज है। ठीक है, तो ये आपको लगना भी नहीं चाहिए था। अगर लग रहा है तो आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक, चलो। तो हमने देखा कि कैसे हमको वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर देख के उसमें क्वेश्चन पूछ सकते थे। ठीक है, चलो अब और कुछ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया धीरे धीरे बदल रहा होगा। मैं एग्जांपल बताता हूँ ऐसे सारे क्वेश्चन का, जो 2-3 क्वेश्चन हमको जनरली पूछे जाते हैं जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया बदल रहा है। तो ये हटा दूं क्या? मैं शुरुआत हटा दूं यहाँ की, डायग्राम हटा दूं? हो गया क्या नोट ये? चलो बच्चे बोल रहे यस, ओके। डायग्राम हटा रहा हूं फिर मैं। अब इसी के जैसे और क्वेश्चन जिसमें सब कुछ ऐसे ही करना पड़ता है हमें, देखते हैं। देखो एक एक कंडक्टर बना रहा हूं मैं। दिस इज अ कंडक्टर। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल फेसेस है, दिस साइड इज ए, दिस इज बी, और यहाँ पर ये बी हो गई, ये ए हो गई। क्रॉस सेक्शन इज चेंजिंग। अब देख सकते हो कि क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पे वर्टिकल रेक्टेंगल दिख रहा था, वहां पर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, है ना? इसकी रेजिस्टिविटी मैंने रो बता दी। अब इसके पैरेलल फेसेस में देखो करंट इस तरह से जा रहा है, आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? यू टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। लेंथ इसकी एल मान लीजिए, मान लेते हैं इसकी लेंथ एल थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शन एरिया बदल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके जैसा ही क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे जाके एक डिस्क जैसा काटना, अब वो डिस्क के लिए सर्कल नहीं दिखेगा, वो आपको एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल जैसा कुछ दिखेगा। उस रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस क्या होगा वो लिखना, वो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे। तो ये बिल्कुल ऐसी प्रोसेस है, बिल्कुल सेम टाइप की प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ मैं वो क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क में करना है। ऑफ कोर्स अभी आप टेस्ट के बाद कर सकते हो, अभी एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको कल ही करके लाना है ना, मंडे तक बता सकते हो मुझे करके। ठीक है, चलो। और इस तरह का क्वेश्चन जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया बदलता है, तो देखो मेरे पास एक सिलेंडर था, ये मेरे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर में हमने क्या करा, ये पूरा सॉलिड सिलेंडर है जिसमें एक अंदर से खोखला भी है, ये हॉलो सिलेंडर, बट इसकी कुछ रेडियस है। तो इनर रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, इसका एक्सिस दिखा रहा हूं मैं सिलेंडर का। सिलेंडर की इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है। मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, हमने क्या करा, इसके अंदर से बाहर के बीच में हमने बैटरी लगा दी, अंदर के सरफेस से बाहर के सरफेस के बीच में सेल लगा दिया इस तरह से, अंदर से बाहर की सरफेस के बीच में सेल लगा दिया लाइक दिस। तो हमारा सिलेंडर अगर टॉप से देखोगे तो कुछ ऐसा दिख सकता है आपको, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा दिखेगा टॉप से देखने पे, और इनमें यहाँ पे रेजिस्टिविटी रो का मटेरियल। अंदर जो पूरा सिलेंडर की कर्व सरफेस, द कंप्लीट कर्व सरफेस, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, और बाहर की कंप्लीट कर्व सरफेस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है। यू कैन अज्यूम के अंदर एक हमारे पास सिलिंड्रिकल हमने एक शेल मेटल की लगा रखी थी, मेटल का सिलेंडर लगाया था, बाहर एक मेटल का सिलेंडर लगाया था, और उनके बीच में ये भरा हुआ था। ठीक है, तो अंदर से मेटल सिलेंडर और बाहर से मेटल सिलेंडर है, और बीच में रो रेजिस्टिविटी का एक मीडिया है। अब यहाँ बैटरी लगी हुई है, तो जब यहाँ करंट फ्लो करेगा अंदर की कर्व सरफेस से बाहर की तरफ, तो वो भी रेडियली आउटवर्ड जाएगा, तो उससे रेडियस
बदलने से क्रॉस सेक्शन एरिया बदलते दिखेगा। यहाँ जो करंट फ्लो करेगा उसको क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ सिलेंड्रिकल एरिया दिखेगा, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर दिखेगी, और कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यहाँ भी सेम टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बनेगा, बस हमको यहाँ पे जो छोटा रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा वो सिलेंड्रिकल शेल का लेना पड़ेगा। आ रहा है समझ में क्वेश्चन ये? इज दिस क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस, ओके। चलो तो ये 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, और भी क्वेश्चन है पर ठीक है, अभी मैंने 2 बताए, ये दोनों आपके होमवर्क के लिए है, इनको आपको ट्राई करना है ना। नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे अपन इन दोनों क्वेश्चन को, और आगे की कुछ छोटी छोटी चीजें बची है, जैसे कार्बन रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये बचा अपना, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, ये बचा हुआ है अपना। तो कुछ चीजें अपनी कर ली है, कुछ चीजें बाकी है। बिगिनर बॉक्स 2 की काफी चीजें हो गई है, कुछ बाकी है। बिगिनर बॉक्स 1 तो पूरा कर सकते हो, तो मंडे की क्लास जो होगी उसमें आपको बिगिनर बॉक्स 1 पूरा करके लाना है, ठीक है। चलो करंट कैसे फ्लो होगा मैं बता देता हूँ। करंट देखो, अंदर की कर्व सरफेस से बाहर की कर्व सरफेस जा रहा है, तो अंदर कर्व सरफेस से बाहर कर्व सरफेस जिससे रेडियली जा रहा है, रेडियल। इफ यू इमेजिन एक सिलेंडर है, उसके अंदर की पूरी कर्व सरफेस से ऐसा रेडियल सब तरफ से बाहर तक जा रहा है, तो धीरे 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 हमको रेडियस इंक्रीज होने से जो एरिया है जिसमें करंट जा रहा है वो बढ़ते दिख रहा है। आ रहा समझ में क्वेश्चन ये? इसकी लेंथ मान लो L है और इसका रेजिस्टेंस निकालना। ओके, तो चलो ये दोनों होमवर्क मिले आपके लिए। अगले लेक्चर में अपन ये सब कंप्लीट कर लेंगे। बिगिनर बॉक्स 2 बिगिनर बॉक्स 3 दोनों होमवर्क, बिगिनर बॉक्स 1 2 दोनों होमवर्क में मिल जाएगा आपको। तो बिगिनर बॉक्स 1 पूरा करके आ जाना है मंडे तक आपको, ठीक? यस निमित, बिल्कुल सही कहा आपने। हीट में जो कंडक्शन पोर्शन पढ़ा है ना आपने, वो और यहाँ पर करंट, ये दोनों एनालॉजी होती है। इनफैक्ट आप देखेंगे हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के पैकेज में, जो आपका EP2 है उसमें एंड में एक बिगिनर बॉक्स में हीट कंडक्शन की, ठीक है। चलो, और कल की क्लास में वही ग्रेविटेशन का रिवीजन करेंगे, और आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी से कोई डाउट हो तो वो सब पूछ सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस ग्रेविटेशन, यही कल रिवीजन करेंगे अपन, ठीक। ओके बच्चों, ठीक है, फिर मैं एंड कर दूं क्लास। और कुछ डाउट आपके? ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको।